हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बीटा में। और यहां पर इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटिको यानी कि राजनीति विज्ञान को। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज हमारे भारत का जो संविधान है उसका इतिहास पढ़ने वाले हैं, यानी हमारे संविधान का इतिहास पढ़ने वाले हैं। और देखते हैं कि जो भारत का संविधान है उसका विकास कैसे हुआ। विकास क्यों पढ़ रहे हैं हम? आप तो कहिएगा कि संविधान जो है वो संविधान सभा में बना था, लेकिन देखिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि देखिए भारत का जो संविधान है वो उसका जो मेन पूरा हिस्सा है, यानी कि मोस्टली जो उसमें कानून है या पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है, वो अंग्रेजों द्वारा जो तंत्र अपनाया जाता था, जो सिस्टम अपनाया जाता था उसको लेता है और उसमें बहुत सारी चीजें बदलाव करके उसको संविधान के रूप में अपना लिया गया है। यानी कि जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं, यानी कि जनरली हम भारत के पूरे तंत्र को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको इसका इतिहास समझना होगा कि अंग्रेज किस तरीके से पूरा अपना शासन चलाते थे, पूरा अपना तंत्र चलाते थे। क्योंकि उसी तंत्र को आज हम यहां पर यूज कर रहे हैं, संविधान में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप ये पूरा संवैधानिक इतिहास पढ़िएगा, पूरा संवैधानिक विकास पढ़िएगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि आज आप होते हुए देखते हैं। जैसे जो कानून है उसको एक्ट क्यों कहा जाता है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पता चलेगा कि वो कब आई, कहां से आई, ये सभी चीजें आपको पता चलेंगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ना है हमें। लेकिन ये आप देखिए बैकग्राउंड, यानी जो संवैधानिक विकास है भारत का, यानी अंग्रेजों द्वारा जितने भी कानून लाए गए थे अपने पूरे सिस्टम को, पूरे तंत्र को, अपने पूरे प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए, वो ये सारे कानून आए थे। तो यहां पर देखिए ये दो हिस्सों में है। क्यों है? क्योंकि देखिए एक समय था जब भारत पर ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली रूल नहीं करती थी, बल्कि यहां पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो कि व्यापार करने आई थी, और वो यहां पर कब्जा कर लिया उसने और यहां पर वो शासन करने लगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटिश संसद यहां पर शासन करती थी। यानी यहां पर सारा काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लेकिन पीछे से डायरेक्शन कौन देता था? पीछे से डायरेक्शन संसद देती थी। अब यहां पर देखिए इसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई, तो उसके बाद 1858 में एक कानून लाया गया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया कि नहीं, आप अब शासन नहीं कीजिएगा, अब हम डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। यानी ब्रिटिश संसद अब डायरेक्टली लोगों को यहां रखेगी, सारी चीजों को मैनेज करेगी, सब चीज कौन करेगा? ब्रिटिश संसद करेगी। तो यहां पर देखिए अब हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो देखिए अभी तक, यानी इस कानून के आने से पहले तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? एक कंपनी थी। उसका काम क्या था? मुख्य काम उसका काम था वो ट्रेड करे, पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए और भरपूर पैसे कमाए, सिर्फ पैसे कमाए। मेन मकसद उसका क्या था? पैसे कमाना। लेकिन जब 1773 में यह कानून आया, तब एक तरीके से ब्रिटिश संसद ने इस बात को मान लिया या फिर एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, देखिए आप व्यापार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? इसके बाद आपके पास राज्य भी है, आप शासन भी कर रहे हैं, अपना राजनीति भी कर रहे हैं, आप प्रशासन भी चला रहे हैं। तो उसको भी हम अब मान्यता देते हैं कि आप जो हैं, आप अब सिर्फ व्यापार करने वाली एक संस्था नहीं है, बल्कि आप राजनीति भी कर सकते हैं, प्रशासन भी चला सकते हैं, सभी चीजें चला सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? आपके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। तो ये एक तरीके से ऐसा पहला कानून था जिसमें कि पूरी एक तरीके से मान्यता मिली थी कि हां, आप प्रशासन भी चलाएंगे, राजनीति भी चलाएंगे, सभी चीजें करेंगे, लेकिन हमारे सहयोग से, हमारी मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं। क्यों? क्योंकि उनको यह भी डर था कि अगर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी हो गई, तो हो सकता है कि आगे चलकर वो जाकर ब्रिटेन पर ही हमला कर दे, वहीं पर वो लोग कब्जा कर ले, और भी चीजें, बहुत तरीके के डर थे कि वो और भी इलाकों को कब्जा न कर ले। यानी जो भी हो, ब्रिटिश संसद की मर्जी से हो, ब्रिटिश राजशाही की मर्जी से हो। इस वजह से यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो लाया गया था। तो यहां पर एक तरीके से बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, या फिर जो पूरा एक तरीके से अंग्रेजों का इतिहास था, उसको हम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में 4-5 लाइन में हम समझने की कोशिश करेंगे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत आई थी व्यापार करने।
1651 में हुगली के किनारे पहली बार अंग्रेजों ने एक अपनी फैक्ट्री बैठाई। कहां पर? हुगली का है, यहां पर देखिए, जो ये बंगाल है इसमें कलकत्ता जो है, कलकत्ता के पास हुगली नदी के किनारे पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। कब? 1651 में। 1756 में जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब बन जाते हैं। इसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं और मुगल हार जाते हैं, मीर कासिम हार जाता है, सभी लोग हार जाते हैं। इसके बाद देखिए 1764 के युद्ध में जब हार हो जाती है तो उसके बाद एक संधि होती है जिस संधि का नाम था इलाहाबाद की प्रथम संधि। यह हुई थी 12 अगस्त 1765 को। अब ये जो संधि है इसमें क्या हुआ था? इस संधि में हुआ था कि जो मुगल इंपरर हैं, यानी मुगल जो शहंशाह हैं, बादशाह हैं, सम्राट हैं, शाह आलम द्वितीय, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है, यानी जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार है या फिर जो पूरा मैनेजमेंट का अधिकार है, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो किसको मिल जाता है? वो अंग्रेजों को मिल जाता है। और यहीं से हम एक तरीके से देखते हैं कि पूरी जो भारत की राजनीति है वो बदल जाती है। तो क्या हुआ? 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। अब इसके बाद आगे देखिए, तो आगे अब हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। लेकिन अभी हमने देखा कि 1765 में दीवानी अधिकार मिला था और 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। तो इसके बीच में क्या हुआ? 65 और 73 के बीच में क्या हुआ? इस बीच में यह हुआ कि 1765 में दीवानी अधिकार तो प्राप्त हो गया कंपनी को, लेकिन उसके बाद 1770, 71, 72 की स्थिति आते आते तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। सोचिए कि एक कंपनी जिसके ऊपर इतना बड़ा एक तरीके से शासन है, यानी जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य है भारत में, ऐसे इलाके में जहां पर बहुत ज्यादा खेती होती है, बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है, बहुत ज्यादा धन दौलत है, उस इलाके में अगर आप शासन कर रहे हैं फिर भी आप दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएं तो कितनी बुरी बात है, कितनी खराब बात है। तो ये देखिए, जब दिवालिया होने की कगार पर कंपनी पहुंच गई तो इसकी वजह से बाद में पूरा पता चला कि क्यों हुआ। तो ये इसलिए हुआ कि जो कंपनी थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इसकी जो शासन प्रणाली थी वो भी बिल्कुल सही नहीं थी, इसका जो मैनेजमेंट था वो भी बिल्कुल सही नहीं था, और यहां पर जो टैक्स कलेक्शन है और भी चीजें, बहुत सारी जो चीजें थी वो उसमें बहुत स्थिति खराब थी। अब देखिए यहां पर हमने देखा कि जो कंपनी है वो दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। अब भाई कोई दिवालिया होने लगेगा तो वो क्या करेगा कि भाई चलो बैंक के पास जाते हैं, लोन ले लेते हैं कि कुछ अपना कुछ दिन खर्चा चला जाए, जब ठीक होंगे तो पैसे लौटा देंगे। तो उसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश सरकार के पास पहुंच गई कि हमको 10 लाख पाउंड जो है लोन में दे दीजिए, ताकि हम अपना पूरा शासन व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें और सभी चीजों को ठीक कर सके, सभी जो मैनेजमेंट है उसको ठीक कर सके। अब यहां पर ब्रिटिश संसद ने कहा कि ठीक है तुम ले लो, 10 लाख पाउंड ले लो, लेकिन अब इसके बदले में क्या होगा? इसके बदले में यह होगा कि हम अपना नियंत्रण रखेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहां से ना भेज रहे हो, नहीं भेज रहे हो, तुम्हारे लोग कैसे काम कर रहे हैं, तुम्हारा मैनेजमेंट सही है गलत है, सभी चीजें मैं देखूंगा, यानी ब्रिटिश संसद देखेगी। अब इस तरीके से यह पूरा डील फाइनल हुआ। उसके बाद यानी ये ऐसी स्थिति थी जिसके वजह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। अब देखिए यहां पर उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक गोपनीय समिति बैठाई थी। उस सीक्रेट कमेटी यानी गोपनीय समिति की कमेटी के सिफारिश के आधार पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया ब्रिटिश संसद से। तो अब आप समझ गए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्यों पास किया गया था, क्यों पास किया गया था, आप समझ गए। अब देखते हैं कि इसका फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, यानी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर क्या असर पड़ा। तो सबसे पहला तो ये जो अधिनियम था, यानी ये जो कानून लाया गया था, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। केंद्रीय प्रशासन का क्या मतलब है? मतलब ये कि देखिए एक जगह से सभी चीजें मैनेज हो। उसके पहले क्या होता था? तो इसके पहले यह होता था कि जैसे भारत का मैप है, जो ब्रिटिशर्स थे उनका शासन बॉम्बे में भी था, यहां पर मद्रास में भी था, इसके साथ साथ बंगाल में भी था।
तो तीनों इलाके के जो लोग थे, तीनों इलाके के जो गवर्नर थे, वो अपना अपना शासन चलाते थे, अपनी मर्जी से चलाते थे। जहां सेना भेजना होता था भेज देते थे, जिससे युद्ध करना होता था कर लेते थे। यानी बॉम्बे वाले को बंगाल से मतलब नहीं, बंगाल वाले को मद्रास से मतलब नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं। लेकिन जब यह कानून आया तो तीनों लोग एक जगह से कंट्रोल होने लगे, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैठाई गई जो कि सभी प्रेसिडेंसीज को, सभी जो यहां पर प्रांत है उनको कंट्रोल करे और एक जगह से सेंट्रल मैनेजमेंट हो। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश क्या की, यह सफल हो गए। यानी इसके पहले क्या था, 1773 का कानून आने से पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो कि फायदा कमाने कहीं गई है, किसी दूसरे इलाके में, दूसरे देश में अपना काम कर रही है। तो उससे ब्रिटिश संसद को क्या मतलब, ब्रिटिश संसद उसको कैसे डायरेक्शन दे सकती है कि तुम ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, कैसे दे सकती है? नहीं दे सकती है, क्योंकि वो कंपनी है, वो अपना प्रॉफिट कमाने कहीं गई है। लेकिन जब ये कानून ले आया गया तो इस कानून के जरिए ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक क्रियाकलापों को मान्यता दी। यानी कि इस कानून से पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम कर रही थी वो क्या कर रही थी, वो फायदा कमाने के लिए कर रही थी। वो किसी इलाके को कब्जा कर रही है तो उसका क्या मतलब है कि उसको वहां से फायदा चाहिए। किसी इलाके में जाकर वो लड़ाई लड़ रही है तो क्या मतलब है, उसको फायदा चाहिए। यानी वो एक तरीके से व्यापारिक संगठन था, व्यापारिक संस्था थी जो कि फायदा कमाना चाहती है। लेकिन जब यह कानून पास हुआ तो उस समय ब्रिटिश संसद ने इस बात को माना कि हां देखिए, आप फायदा कमाना चाहते हैं ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो आप राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं, आप प्रशासनिक गतिविधि कर रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं, आप कीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप एक तरीके से अब सिर्फ व्यापारिक संगठन, व्यापारिक संस्था नहीं रहे, बल्कि अब आप एक राजनीतिक संस्था भी हैं, प्रशासनिक संस्था भी हैं, जो कि एक इलाके में राजनीति कर रहा है और प्रशासन कर रहा है। और इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत में जो कंपनी के गतिविधि हैं उनके मामले में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि अभी देखिए, अभी तो हमने कानून बनाया, लेकिन इसके जरिए हम यह भी कह देते हैं कि आज के बाद हमको जब मन करेगा तब हम कानून बनाएंगे, जैसा कानून बनाना हुआ वैसा बनाएंगे, और हम आपके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, आप उससे मना नहीं कर सकते हैं। यह एक तरीके से इस कानून से सिद्ध हुआ। अब इसके बाद देखिए, यहां पर आगे बढ़ते हैं और इस कानून के प्रावधानों को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला तो यह है कि जो बंगाल के गवर्नर थे, अभी मैंने बताया कि जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, ये पहले क्या हुआ करते थे, ये अलग अलग हुआ करते थे। जिसको जहां मन लड़ाई करना कर देता था, जिसको जहां कब्जा करना है कर लेता था, जिसको जो करना है कर लेता था। यानी तीनों एक दूसरे के बराबर थे और अपनी मर्जी से काम करते थे। लेकिन अब इस कानून में क्या कर दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई कि आप अब देखिए गवर्नर नहीं, आप गवर्नर जनरल हैं। और इसके साथ साथ जो ये मद्रास के लोग हैं, यानी कि जो मुंबई और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी है, ये दोनों आपके अंडर में आएंगे। यानी कि जो गवर्नर जनरल है वो अब बंगाल को भी कंट्रोल करेगा, साथ साथ मद्रास और मुंबई को भी कंट्रोल करेगा, इनको भी डायरेक्शन देगा कि कहां पर युद्ध लड़ना है, कहां पर नहीं लड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, सभी चीजें कौन डायरेक्शन देगा। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंगाल का गवर्नर जनरल किससे बात करेगा, सीधे ब्रिटेन से बात करेगा, ब्रिटेन के संसद से बात करेगा। और इस तरीके से जो ये पूरा सिस्टम है, इस तरीके से ये जो पहले एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ करते थे, ये सब एक साथ जुड़ गए और इनके ऊपर एक हेड को बैठा दिया गया जो कि पूरे भारत में जितनी भी ब्रिटिश इलाके थे सभी को कंट्रोल करेगा, सभी को मैनेज करेगा। कौन बनाइए, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड वारेन हास्टिंग। लॉर्ड वारेन हास्टिंग, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाएगा। इसके साथ देखिए, गवर्नर जनरल जो था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब देखिए, ये 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को गवर्नर जनरल परिषद इस तरीके से भी कहा जाता है। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसमें जो डिसीजन लिए जाते थे, ये जो सदस्य लोग थे इनके बहुमत से लिए जाते थे। यानी कोई डिसीजन लेना है तो ये 4 लोग हैं, ये वोट करेंगे कि कौन आदमी जो है किसके समर्थन में है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो बहुमत होगा उसके हिसाब से काम होगा। इस तरीके से ये काम करती थी। अब इसके साथ ही कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे।
तो मुख्य न्यायाधीश कौन बने? प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, तो ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। इसके साथ ही जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधिकारियों को निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार लेना तथा रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब देखिए ये चीज क्यों किया गया, तो यहां पर अभी हमने पहले बात किया था कि कंपनी की स्थिति क्यों खराब हुई थी, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार बहुत था। कोई जाता था इंग्लैंड से, यानी कि इंग्लैंड में बहुत साल काम कर लिया उसने और फिर वो, मेरा मतलब भारत में बहुत साल काम कर लिया उसने और इंग्लैंड फिर जाता था, तो वो बहुत सारे पैसे यहां से लेके जाता था। तो वहां पर वो जनरली कह देते थे कि हमको गिफ्ट मिला है, उपहार मिला है, अब दे दिया उसने तो हम क्या करें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। लोग अपना व्यापार करते थे, यानी आप आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान बेचने, खरीदने, और अब बगल में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अपना भी सामान बेच रहे हैं, अपना भी सामान खरीद के ले जा रहे हैं। तो ये जो चीज थी कंपनी की स्थिति खराब करने की बहुत बड़ी वजह थी। तो उस वजह से इस कानून के जरिए कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करना मना कर दिया गया, या फिर आपको उपहार लेना, रिश्वत लेना भी मना कर दिया। क्योंकि कई बार रिश्वत लोगों को मिलता था, वो कह देते थे हमको गिफ्ट मिला है, हम गिफ्ट मिला तो अब क्या करें, हम थोड़े ना क्राइम किए, हमको गिफ्ट मिला है तो इस वजह से इस चीज को भी मना कर दिया गया। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे है कि जो ये जो अधिनियम आया, इसके तहत ब्रिटिश सरकार का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसके जरिए कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, तो देखिए कंपनी का जो मैनेजमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो दो संस्थाएं कंपनी का मैनेजमेंट करती थी। पहली संस्था थी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और दूसरी संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो होती थी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शेयर होल्डर का एक ग्रुप हुआ करता था, और वहीं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो होता था कि कंपनी का मैनेजमेंट, डेली मैनेजमेंट, यानी कि आज कौन आदमी कहां पोस्टिंग होगा, कहां किसको भेजना है, कहां से कौन सामान खरीदना है, कहां बेचना है, इस तरीके के काम जो यानी डेली का ऑफिस का काम होता है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा तय किया जाता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अलग अलग काम करने के लिए बहुत सारी समितियां होती थी, इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट होता था। यानी कि डेली का काम कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था, और जो शेयर होल्डर थे उनके ग्रुप को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा जाता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो लोग होते थे वो शेयर होल्डर्स द्वारा वोटिंग करके चुने जाते थे 1 साल के लिए। अब यहां पर जब यह कानून पास किया गया तो उस समय यह तय किया गया कि देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसके ऊपर अब शेयर होल्डर लोगों का कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि इनके ऊपर यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो लोग बैठेंगे, वो जो काम करेंगे, जो भी वो पूरा उनका डिसीजन होगा, वो अब ब्रिटिश संसद की एक समिति तय करेगी। यानी ब्रिटिश संसद इसको कंट्रोल करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डेली काम को, डेली वर्क को, ऑफिस वर्क को, पूरा मैनेजमेंट कंपनी का देखती है। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। अब इसके साथ यह भी तय किया गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरा राजस्व का काम कर रही है, नागरिक और सैन्य मामले देख रही है कि किस देश के साथ दोस्ती कर रही है, लड़ाई कर रही है, क्या कर रही है, कोई भी एक्टिविटी कर रही है, चाहे उसको कितना टैक्स मिल रहा है, कितना उसने लड़ाई किया, कितने सैनिक कहां भेजे, क्या किए, यानी साल भर का रिपोर्ट आपको कहां जमा करना है, ब्रिटिश सरकार को देना है। यानी ब्रिटिश सरकार को हर एक चीज का आपको रिपोर्ट जाके जमा करना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सभी चीजों का रिपोर्ट आप जमा कीजिएगा, ब्रिटिश सरकार को बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो पूरा कानून था ये लाया गया था, और इसमें क्या क्या प्रावधान थे इस चीज को यहां पर हमने देखा। अब इसमें कुछ खामियां थी, कुछ खामियां जो थी वो जैसे कि जो यहां पर बैठाया गया था उच्चतम न्यायालय, तो उसका अधिकार क्षेत्र क्या है ये डिक्लेयर नहीं किया गया था, बताया नहीं गया था। इसके साथ साथ जो यहां पर जो हेड थे इस पूरी संस्था की, यानी जो गवर्नर जनरल था उसका जो परिषद था, गवर्नर जनरल उनकी बातों को काट नहीं सकता था। 4 लोगों में से 3 लोगों ने कोई बात कह दिया तो गवर्नर जनरल को मानना पड़ता था। तो ये चीज इस तरीके की बहुत सारी खामियां थी, जिसको आगे चलकर जो 1781 में एक तरीके से सुधार कानून लाया गया था उसमें सुधार आ गया, या फिर 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था उसमें सुधार आ गया। तो इसके बाद इसको पढ़ेंगे तब और भी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।